अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में इतवार की रात और सितंबर की 28 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और सितंबर की 29 तारीख है। नादरीन, आज फिर खबरें काफ़ी हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सीधा खबरों ही की जानिब बढ़ूं। नादरीन, आज बिलाखिर व्हाइट हाउस की जानिब से सदर ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्वीरें जारी हो गई हैं। इन ऑल व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर 21 तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि सदर ट्रंप के साथ नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो बैठे हुए हैं। जबकि पाकिस्तानी साइड, जैसे कि पहले भी सबको मालूम है कि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। इसके अलावा और कोई पाकिस्तानी क़यादत में से शामिल नहीं था इस वफद में। और जब ये मुलाकात हो रही थी तो उससे पहले की भी कुछ तस्वीर शाया की गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इस वफद यानी पाकिस्तानी फौज के सरबराह और पाकिस्तान के वजीर आजम का इस्तकबाल व्हाइट हाउस के स्टाफर्स ने किया था। और ये कि मुलाकात से पहले लगता है कि इंतज़ार हुआ, और ये कि उसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी क़यादत यानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुलाकातें हो रही हैं। जो व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, स्टीफन मिलर, वो नजर आ रहे हैं एक तस्वीर में एफबीआई के सरबराह कैश पटेल नजर आ रहे हैं, जो उन यानी पाकिस्तानी लीडरान से हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। और एक तस्वीर जो कि हर तरफ वायरल है, और मेरा ख्याल है कि चूंकि आज भी सिर्फ तस्वीरें ही सामने आई हैं, कोई बाकायदा बयान सामने नहीं आया कि इस मुलाकात में आखिर डिस्कस क्या हुआ। लेकिन एक तस्वीर ने शायद काफी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है, और वो तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप को एक कुछ नमूने पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाने वाली रेयर अर्थ मिनरल्स और प्रेशियस मेटल्स, और जो उनकी कुछ सैंपल्स हैं, उसको बड़े खूबसूरत तरीके से वो सदर ट्रंप को बतौर तोहफा पेश कर रहे हैं। मेरी राय में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि दुनिया की एक फौज का सरबरा अमेरिका के सदर को बुनियादी तौर पर उन मिनरल्स के सैंपल्स पेश कर रहा है जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर के इस वक्त मामला ठीक नहीं है। जो बलूचिस्तान की असेंबली है उसने तो मिनरल्स बिल मंजूर कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने अभी तक वो मिनरल्स का बिल मंजूर नहीं किया। जबकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरी कीमती मादनियात जो कि गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है, उस पर जाहिर है कि वो तकरीबन फेडरल कंट्रोल में है, तो वहां पर कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला शायद खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा हो, और बलूचिस्तान में भी, क्योंकि जहां पर ये पाए जाते हैं वहां पर इंस्टेबिलिटी अच्छी खासी है। लेकिन पाकिस्तान के बाकी रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वाज़ेह नहीं है कि ये इनकी मिकदार कितनी है। मेरी कुछ जियोलॉजिस्ट से गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मुसलसल बात होती रही है, और उनमें से अक्सरियत का ये कहना है कि पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल सर्वे और पाकिस्तान का जो डेटा है, उसमें उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो टॉप की कैटेगरी का डेटा है कि जहाँ पर आप जिस तरीके से एक इलाके की सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, तो उसमें कुछ जगहों पर मैपिंग इस तरह होती है कि 250 किलोमीटर जो है वो आपको नक्शे पर नजर आता है। और जो सबसे अच्छा होता है मेरा ख्याल है वो 50 किलोमीटर का एरिया के अंदर अगर आपको डिटेल थे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट नजर आता है। और शायद पाकिस्तान में इस किस्म की यानी ज़्यादा डिटेल्ड मैपिंग, इसके जो जितने भी रिसोर्सेज है उनकी शायद 35% या 40% से ज़्यादा हिस्से की नहीं हुई। तो इसलिए जो भी डेटा है वो मेरा ख्याल है कि अमरीकी डेटा पर ज़्यादा इक्तफा किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा जानता है, क्योंकि उनके पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने काम तो काफी अच्छा किया है, लेकिन उनके भी फंडिंग के मसाइल हैं, हमेशा के लिए रहे हैं, और इसलिए उनके पास जो डेटा है वो महदूद है। तो यूं दुनिया को जो आज स्टेटमेंट जारी की गई बुनियादी तौर पर अमेरिका की जानिब से, तो वो ये थी कि किस तरीके से पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत अमेरिका को वो रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल्स पेश कर रहे हैं, जो कि उन्होंने वादा किया है कि अमेरिका इन तक रसाई हासिल कर लेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है। इसके ऊपर बड़ी बहस भी चल रही है कि क्या हमारे इस किस्म का तोहफा देना चाहिए था। है तो एक तोहफा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। तो यूं ये जो तस्वीर जारी की गई है बुनियादी तौर पर यही लगता है कि जो बंद कमरे में जो बातचीत हुई है, उसमें जिन मौजुआत में बात हुई, उसमें से शायद यही सबसे बड़ा मौजू, या बहुत से मौजुआत में से ये एक अहम मौजू था जिस पर बात हुई। और क्या एग्रीमेंट हुआ, वाजह नहीं।
अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान किस किस्म की शराकतदारी होगी, वाजे नहीं। ये वही शराकतदारी है जो कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी डिक्लेयर की है, लेकिन उसकी भी डिटेल्स आज तक किसी को नहीं मालूम। तो उम्मीद है कि जो भी कुछ किया जा रहा है इसमें शायद पाकिस्तान के मफादात का कहीं ना कहीं ख्याल जरूर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल सवालात बहुत हैं, जवाबात नहीं हैं। इस मुलाकात के हवाले से भी सवालात बहुत हैं, और कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। बस तस्वीर आई हैं, और इन्हीं से हम अपने जो नताइज हैं वो अखज़ करेंगे, कयास नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये तस्वीर जो जारी की गई हैं वो तो कुछ तो यानी बिल्कुल मेरा ख्याल में नॉर्मल है। लेकिन जो ये तोहफे वाली तस्वीर है, इसके ऊपर हर तरफ बहुत ज्यादा बहस है, और वजह वही है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से है। अब चलते हैं अगली खबर की जानेब। और आज जिस तरह के हमने देखा कि जो एशिया कप का क्रिकेट कप का फाइनल हुआ, पाकिस्तान वो मैच हार गया, भारत जीत गया। मेरा ख्याल है भारत को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। भारतीय टीम अच्छी टीम है, अच्छा खेली। पाकिस्तान की टीम को एक मरतबा फिर उन्होंने तीसरी मरतबा शिकस्त दी इस टूर्नामेंट के दौरान। और पाकिस्तानी टीम हमेशा के लिए वो जो कागजी शेर हैं वो क्रीज पर जाकर हमेशा की तरह एक मरतबा फिर ढेर हो गए, और एक मरतबा फिर उनको शिकस्त फाश थमाई गई। लेकिन ये खेल में पाकिस्तान की शिकस्त तो मेरा ख्याल है दीवार पर लिखी तहरीर थी पहले से, क्योंकि जिस किस्म की टीम बनाई गई है, जिस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन इस टीम को चला रही है, तो उससे हर एक को मालूम है कि नतीजा क्या आना था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई ज्यादा हैरानगी की बात है। हैरानगी की बात वह है कि जो इख्तितामी तकरीब थी वो मेरा ख्याल है बड़ी ही परेशान कुन थी, क्योंकि हमेशा के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेल का मैदान हमेशा वो मैदान है जो कि दुनिया की उसको उसके ऊपर नजर होती है। लोग बड़े इनेमाक से देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। क्रिकेट वैसे भी पाकिस्तान और भारत में बहुत यानी शौक से देखी जाती है। लेकिन इसके बाद इस एशिया कप में हमने ये कम से कम 3 दफा देखा कि एक तो वो जो गम और गुस्सा और नफरत जो हम देख रहे हैं भारत की जानिब से, उसका इजहार एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया गया। और आज जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट भारत की जानिब से आई वो उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब भारतीय टीम को एशिया कप देना चाहते थे, और वो वहां पर स्टेज पर आए और वो दे रहे थे, तो भारतीय टीम ने इनकार कर दिया कि हम इनसे ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया कि वो कप समेत मैदान से बाहर चले गए। और वो कप यूं भारतीय टीम ने अपनी जो कामयाबी का जश्न जो है वो कप के बगैर मनाया। वो कप बाद में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मुत्तहदा अरब अमारात की जो अथॉरिटीज हैं उनको एक प्राइवेट सेरेमनी में उन्होंने भारतीय टीम के हवाले किया। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत ही गलत अंदाज में ये मामला खत्म हुआ, ये गेम खत्म हुई। एक अच्छा मैच जहां पर कि शायद ज्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों मुल्कों में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्रेंड सामने आ रहा है। क्रिकेट तो वो गेम थी कि जहां पर हमेशा से यानी कि सुनील गावस्कर हों या कोहली हों या जितने भी भारतीय प्लेयर थे, और इस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स, भारत में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत एहतराम और मोहब्बत से देखा जाता था, और इसी तरह जो पाकिस्तान में भारतीय प्लेयर्स को बहुत इज्जत और एहतराम से देखा जाता था। लेकिन ये नफरत जो कि खेल के मैदानों तक पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है। बहुत ही ज्यादा खौफनाक ट्रेंड है, और इसको जितना कंडेम किया जाए उसको उतना कम है। क्योंकि आप सब कुछ करें लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को न हारें, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हार है। और ये जो जिस तरीके से ये रवैये हमें मैदान में नजर आए, और पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब से भी जब छक्का लगता था तो वो बैट ऐसे उठा के करते थे जैसे वो कोई फायरिंग कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे तो लगता है कि जो भी ये हरकत कर रहे हैं उनको तो टीम से ही निकाल देना चाहिए। यानी ये प्लेयर्स नहीं है, हमें एक्टिविस्ट नहीं चाहिए, हमें प्लेयर्स चाहिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स जो मैदान में जाकर गेम जीते, न कि वहां पर कोई एक इशारे कर रहा है कोई दूसरा इशारे कर रहा है। भारतीय भी यही कर रहे थे, और इट वॉज अ टेरेबल एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। और फिर सबसे बढ़कर जो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कंडेमनेबल एक्ट जो था, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का था, जिन्होंने कि बेसिकली खेल को भी वेपनाइज करने की कोशिश की। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें जिसका मतलब बुनियादी तौर पर यह था कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत यानी जीत गया। इस किस्म का ट्वीट उन्होंने किया, जो कि मेरा ख्याल है इंतहाई अफसोसनाक है। अगर आप ये रवैया अपने अवाम में इसको प्रमोट करेंगे तो आई एम नॉट श्योर क्या आप ये जो हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक दुश्मनी की कैफियत है ये आखिर कब खत्म होगी। और क्या इस तरीके से आप पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे,
भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर पाकिस्तान में बैठा कोई ये सोच रहा है कि वो जाकर भारत पर कब्जा कर लेगा, वो भी भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वाहिद रास्ता दोनों के पास ये है कि एक साथ मिल बैठकर जिंदगी गुजारें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बहुत ही अफसोसनाक एंड था इसका, बहुत अफसोस हुआ इस पर। वैसे भी मैंने मैच तो नहीं देखा, क्रिकेट तो बहुत अरसा हुआ मैंने देखना छोड़ दिए, लेकिन जो खबरें आई और जो थोड़ा बहुत मैंने उसकी झलकियां देखी, तो उससे बहुत ज्यादा अफसोसनाक ये मनाजर थे। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की जानिब, और वो जो आ, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में आज जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। मैंने 2-3 दिन से मुसलसल आज़ाद कश्मीर का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आइंदा 24 घंटों के दौरान वहां पर इंडेफिनेट पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत है, हुकूमत नहीं, रियासत, रियासत ने वहां पर क्या किया कि जनाब गुज़श्ता 18 घंटों से, यानी जब से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इससे भी कुछ घंटे पहले, शायद अब तो 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए, पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। जो हरकतें पाकिस्तान में होती थी कि इंटरनेट बंद कर दो, टेलीफोन सर्विस बंद कर दो, बिल्कुल वही काम उन्होंने वहां पर कर दिया। और अब सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। मैं हर तरफ कमेंट्स देख रहा था और बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। बहुत कई इलाकों में बिजली भी बंद कर दी गई है, लेकिन इंटरनेट पर बहुत ज्यादा लोग गम और गुस्सा है। बहुत सारे मैंने इस पर कमेंट्स भी देखे, लेकिन एक कमेंट जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा, वो बशारत राजा हैं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और बचत बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही उम्दा ट्वीट किया, जो कि वाकई कश्मीरियों की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको अच्छे तरीके से उन्होंने पिक किया है। वो उन्होंने लिखा कि बहुत हैरानकुन सूरत हाल है कि भारतीय यूनियन के अंदर रियासत लद्दाख मांगने वाला वांगचेक पाकिस्तानी एजेंट, जबकि आज़ाद कश्मीर में हकूक मांगने वाले भारतीय एजेंट हैं। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश हो तो इसे जुल्म, जबर और इंसानी हुकूक की पामाली से ताबीर किया जाता है, जबकि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश हो तो इसे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में लोग अपने हुकूक की जदोजहद के लिए निकले तो इसे पाकिस्तानी साजिश कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर में लोग अवामी हुकूक का मुतालबा करें तो इन्हें इंडियन फंडेड अनासर कहा जाता है। इसी तरह मकबूजा मकबूजा कश्मीर में लोग इनकी असम्बली के मेंबरान की करप्शन, बदयांती, बैड गवर्नेंस और अवामी हुकूक की पामालियों पर पे हर्फ उठाएं, इंडिया को की सलामती खतरे में पड़ जाती है। जबकि आज़ाद कश्मीर में अवाम आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली की करप्शन और बैड गवर्नेंस पे हर्फ गिरी करें तो वो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात करार दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हर दो तरफ करप्ट, बदयानत और अवामी हुकूक के गासिबों के खिलाफ आवाज उठाने पर कश्मीरियों को इधर वाले पाकिस्तानी एजेंट और उधर वाले इंडियन एजेंट क्यों कहते हैं? क्या कश्मीरियों को किसी तरह भी करप्शन, लाकानूनियत और अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने का हक हासिल नहीं हो सकता? इस सूरत हाल पे मैं बस यही कह सकता हूँ, हैरान हूं, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ कहने पे मुझे भी एजेंट और गद्दार कह दिया जाएगा। इसलिए मैं भी कहता हूँ, करप्शन जिंदाबाद, अवामी हुकूक मुर्दाबाद, आजाद लाला कश्मीरी। ये उन्होंने एक ट्विटर या एक्स पर अपना एक इस किस्म का बयान डाला, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक रिफ्लेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने, कोई 38 मुतालबात हैं। और इनका ताल्लुक, अगर मैं उनके चंद एक के मोटे मोटे अल्फाज में जिक्र करूं, तो वो इकोनॉमिक रिलीफ चाहते हैं। वो कहते हैं जी यहाँ पर जो गंदम है और आटे की कीमतों को कम किया जाए, जो बिजली की कीमतें हैं वो कम की जाए, यहाँ पर जो मुख्तलिफ कमोडिटीज पर जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो उसी तरह की जाए, दी जाए जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दी जाती है, और ये कि आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म की लोड शेडिंग ना हो। और इसी तरह जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली मंगला, इसका पूरा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के हवाले किया जाए। और साथ ये कि जो हमारी हुकूमत यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है, उसके अंदर जो एक्सेसिव प्रिविलेजेस हैं, यानी लोगों को ज्यादा मराहत जो दी जा रही हैं, और जो सरकारी वहां पर नौकर हैं, उनको जो मराहत दी जाती है, मिनिस्टर्स को जो मराहत दी जाती है, लॉ मेकर्स और ब्यूरोक्रेट्स को जो मराहत दी जाती है, इनको खत्म किया जाए। और यह कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि करप्शन की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करे। और यह कि वो ये भी चाहते हैं कि जो 12 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं रिजर्व्ड हैं कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान में, इनको खत्म किया जाए और यहाँ पर ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस दी जाए। वो ज्यादा हुकूक चाहते हैं। और फिर साथ ये कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस वक्त जेल में हैं उनको रिहा किया जाए। तो काफी उनके बड़े बड़े मुतालबात हैं, और ये 38 मुतालबात हैं टोटल। कुछ तो हुकूमत ने मान लिए थे, लेकिन चंद पर कोई अभी तक एग्रीमेंट ना हो पाया। और यूं लगता है कि शायद अब मामला हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, चाहे वो कोटली के हों या बाग के हों या दूसरे इलाकों के हों, वहां पर बड़े बड़े अवामी
इज्तिमात रात को नजर आए हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर हर तरफ मिलती हैं। तो यूं आज़ाद कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और यूं लगता है कि शायद यहाँ पर रियासत इसको ज्यादा कंट्रोल कर रही है, हुकूमत गायब है। हुकूमत जो है उसका नामो निशान नहीं है। हुकूमत की जानिब से जब बातचीत का किया जाता है मामला, तो जो अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान है वो कहते हैं जी कि हमारे साथ तो जो कश्मीरी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, तो हमसे बात भी नहीं करती। हमारे साथ तो फेडरल मिनिस्टर्स आते हैं, वो बात करते हैं। तो अगर फेडरल मिनिस्टर्स ने हमारे साथ बात करनी है तो ये हुकूमत यहाँ पर किस लिए बैठी है? तो यूं वहां पर मामलात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मिस हैंडल भी हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मामलात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मिस हैंडल हो रहे हैं। और गिलगित गिलगित बल्तिस्तान को न भूलिएगा, वहां पर भी मामलात काफी ज्यादा मिस हैंडल हो रहे हैं, वहां पर भी टेंशन मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात है कि कब ये मामला, ये लावा फटेगा, खुदा ना करे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और फिर थोड़ा देखकर यहाँ अमेरिका का, यहाँ अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है। आज भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि ये दहशतगर्दी का मरकज है। नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये दहशतगर्दी का मरकज है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो जो दुनिया में जो आलमी सतह पर जितनी भी दहशतगर्दों की फहरिस्तें हैं, उनमें सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तानियों के हैं। और फिर उन्होंने साथ ही पाकिस्तान के हवाले से और अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने बुनियादी तौर पर तीन उसूल बताए कि जिनकी बुनियाद पर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, जिसमें खुद इंहिसारी, खुद हिफाजत और खुद एतमादी, इन पर बुनियादी तौर पर ये चला रहे हैं। तो जयशंकर की जो तकरीर है वो हैरानकुन नहीं है। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो इसी किस्म की तकरीर करेंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की थी, उन्होंने भारत का नाम लेकर बात की थी कि पाकिस्तान जो झड़पें हुई थी वो जीता था। तो साथ ही फिर अक़वाम मुत्तहिदा ही से एक और खबर है, और बड़ी खबर है, और वो ये कि ईरान पर दोबारा सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां और फौजी पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्योंकि ये पाबंदियां 10 साल बाद दोबारा बहाल हुई हैं, उस माहे के बाद, यानी 2015 में जो माहिदा, जौहरी माहिदा हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज का ईरान के साथ, चूंकि वो अब खत्म हो चुका है। तो लिहाजा जो दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं, उनका कहना है कि अब ज़रूरत है कि स्पेशली बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, उनका कहना है कि भारत, ईरान जो है वो मुसलसल जोरी तोसी में लगा हुआ है, अपना प्रोग्राम जो है उसकी तोसी कर रहा है। लिहाजा इसके ऊपर दोबारा पाबंदियां लगानी जानी चाहिए। और इन पाबंदियों के बाद मुझे लगता है कि सदर मसूद पेजेश्कियान की जो हुकूमत है, उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ईरान में पहले से जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और इससे ईरान के अंदर मसाइल मजीद बढ़ेंगे। अवामी सतह पर पहले से लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है, और शायद इससे मजीद इश्तियाल फैले। लेकिन क्या ये इश्तियाल सिर्फ हुकूमत के खिलाफ होगा या अहले मगरब के खिलाफ होगा? मेरा ख्याल है कि ये शायद ज्यादा अहले मगरब के खिलाफ होगा, क्योंकि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं, वो मसूद पेजेश्कियान भी कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और ये गैर मुनसिफाना है। और फिर आखिर में जिक्र उस बैठक का जो अमेरिका के टॉप जनरल्स की यहाँ वर्जीनिया में होने वाली है 30 तारीख को, जिसमें कि दुनिया भर से तकरीबन 1,000 के करीब जो जनरल्स, ब्रिगेडियर जनरल्स और 4 स्टार जनरल्स तक, और नेवी के ऑफिसर्स और एयरफोर्स के ऑफिसर्स जमा हो रहे हैं, और उनका स्टाफ भी। और वहां पर तकारीर होनी है, जहां पर के अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेक्सेथ के बारे में कहा जा रहा था कि वो वहां पे तकरीर करेंगे। लेकिन आज खबर ये भी आई है कि सदर ट्रंप भी वहां जाएंगे, सदर ट्रंप भी शायद वहां पर खिताब करेंगे। तो अब ये वाजह नहीं है कि वहां पर किस किस्म की बातें होंगी, लेकिन बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गई है ये मीटिंग। और एक खौफ जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि खौफ ये है कि शायद पीट हेक्सेथ बड़े पैमाने पर जो आला तरीन अहदों पर जो तकर्रियाँ हैं, उन लोगों को अपने अहदों से फारिग करें, यानी उनको रिटायर करें, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं। क्योंकि पीट हेक्सेथ चाहते हैं कि अमरीकी फौज, एयरफोर्स और नेवी में जो ब्रिगेडियर जनरल एंड अबव जो ऑफिसर्स हैं, इनकी तादाद में 20% तक कमी करने की जरूरत है। देखते हैं ऐसा होगा, अभी आने वाले दिनों में ये भी वादे हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले आपसे एक मतलब फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।